में मुकाबला बहुकोणीय हो चला है। वहीं मेघालय में भी तमाम सियासी दलों के मैदान में होने से मुकाबला कड़ा है। इन दोनों राज्यों का सियासी गणित कहता क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी संसदीय सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, पीपीए और निर्दलियों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है, लेकिन असली टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र की सीट पर 8 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं, जिसमें निवर्तमान सांसद तगम संजय का मुकाबला पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी किरेन रिजिजू से है। साल 2009 के मुकाबले को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर कांटे की है, क्योंकि कांग्रेस के तगम संजय को 1,40,443 वोट मिले थे, तो वहीं बहुत कम मार्जिन यानी 1,39,129 वोटों के साथ बीजेपी के किरेन रिजिजू पीछे थे। लिहाजा मोदी की लहर का अगर थोड़ा भी फायदा मिला तो इस बार बीजेपी इस सीट से अपनी उम्मीदवारी पक्की कर सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश पूर्वी सीट पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री निनांग एरिंग का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी तापिर गाओ और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के वांगमैन लोवाकचा से है। इन दोनों सीटों पर 1975 से कांग्रेस जीत दर्ज करती रही है। हालांकि साल 2004 में पहली बार भाजपा ने यहां से जीत हासिल की थी। साल 2009 में अरुणाचल की पूर्वी सीट से कांग्रेस के निनांग एरिंग ने चुनाव जीता। निनांग 2 बार निर्दलीय विधायक भी चुने जा चुके हैं, लेकिन साल 2004 में बीजेपी की एंट्री का खौफ तो कांग्रेस में है ही। लिहाजा बीजेपी के तापिर गाओ की उम्मीदवारी को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। चीन की घुसपैठ की वजह से हिंदुस्तान की विदेश नीति में अरुणाचल का अहम स्थान रहा है। मोदी ने जब अरुणाचल में रैली की तो उन्होंने कहा था कि वो इस मिट्टी की शपथ लेते हैं कि राज्य को चीन के आगे न तो वो समाप्त होने देंगे और न ही टूटने और झुकने देंगे। अब बात मेघालय की। मेघालय में 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होंगे, जिसमें 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें एनसीपी प्रमुख पीए संगमा, निवर्तमान सांसद विंसेंट पॉल, पूर्व छात्र नेता पॉल लिंगदोह और चर्च नेता पीबीएम बासाई मोवित शामिल हैं। शिलांग सीट पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के विंसेंट एच पॉल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए हैं। विंसेंट 2009 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और अल्पसंख्यक मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद संभाला। हालांकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के चलते यहां मुकाबला बहुकोणीय है। वहीं तुरा सीट से एनसीपी पार्टी के पीए संगमा का मुकाबला कांग्रेस के डैरियल विलियम सी मोमिन से है। 27 साल के युवा मोमिन मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन विलियमसन के पोते हैं। वहीं संगमा बेटी अगाथा की जगह इस बार खुद मैदान में है। हालांकि संगमा इस सीट पर 10 में से 8 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और 1988 से 1990 तक बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभाल चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 1977 और 2009 के बीच 7 बार शिलांग सीट पर जीत मिली है। 1996 के बाद से कांग्रेस उम्मीदवार ने लगातार शिलांग सीट पर जीत हासिल की है। मेघालय में भी उग्रवाद प्रमुख मुद्दा है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के कुल 7 राज्यों में 24 सीटें हैं और 2 राज्यों को छोड़ के बाकी सब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार उसे कई पार्टियों से चुनौती मिल रही है और सबसे बड़ी चुनौती खुद नरेंद्र मोदी बने हुए हैं कांग्रेस के लिए। इसी पर चर्चा पिछले 1 घंटे से हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं सुबह से ही। एक बार फिर से उनका परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, मानस बनर्जी बने हुए हैं, अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, रवि शर्मा मेरी सहयोगी और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, दिलचस्प यही है, कांग्रेस पार्टी जिन इलाकों को अपना गढ़ मानती थी और जहां पर सालों से लगातार वो जीतती हुई चली आ रही है, लेकिन इस बार उसके लिए न सिर्फ नाक की लड़ाई बन चुकी है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से धुआंधार रैलियां की हैं उसने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं कांग्रेस की। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ा दी हैं और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का भाषण वहां पर दिए, जिस तरह से लोगों से जोड़ने की कोशिश की है, लोगों को अपना बनाने की कोशिश की है, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के कान खड़े कर दिए होंगे। कांग्रेस ये सोचने पर मजबूर हो गई होगी कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। मैं अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर उन्होंने चाइनीज इनकर्जन की बात कही थी। बाकी राज्यों का, मणिपुर, मेघालय और फिर नागालैंड और बाकी राज्यों का एग्जाम्पल ले लीजिए, असम का एग्जाम्पल ले
लीजिए, वहां पर उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया था, जो इन राज्यों से लगता हुआ राज्य है जहां पर कांग्रेस का बड़ा अच्छा खासा वर्चस्व है। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस को ही काफी महसूस किया जा रहा है वहां पर। अभी अभी हमने कांग्रेस के मंत्री से बात की, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की आंधी तो नहीं है, लेकिन हवा का झोंका आया था और वो झोंका आकर चला गया। तो हवा का झोंका आता है तो जो डाली से फूल भी टूटता है, ये भी उनको समझना चाहिए। बड़ा पुराना गाना है, एक हवा का झोंका आया टूटा डाली से फूल। तो क्या वो हवा का झोंका डाली से फूल को तोड़कर ले जाता है, एक आध दो सीटें बीजेपी की झोली में दिलाता है? क्योंकि यहां से बीजेपी को जो कुछ भी मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बोनस होगा, और वही बोनस बीजेपी के लिए काफी होगा। और उसकी निगाहें इस काम के लिए खासकर पीए संगमा की सीट पर लगी होंगी, क्योंकि पीए संगमा उनके सहयोगी हैं। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर लगी होंगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से उनको काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और पीए संगमा को आज मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इन रिश्तों के जरिए किस तरह से अपने आप को उनसे जोड़ेंगे, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले अनुज जी, आपसे ये सवाल है, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को जिस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की है पूर्वोत्तर के लोगों से, क्या उसका असर इन चुनावों में देखा जाएगा? ये देखिए, भाजपा ने पहली बार बहुत समय बाद बहुत गंभीर कोशिश की है उत्तर पूर्व से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, उत्तर पूर्व उपेक्षित महसूस करता रहा है राजनीतिक रूप से अपने आप को। यदि असम में 14 सीटें न होती तो शायद कोई असम की ओर भी, यानी पूरे उत्तर पूर्व की ओर भी ध्यान नहीं देता। लेकिन उत्तर पूर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व से जोड़ने की कोशिश की है, मैं इसमें संगमा साहब को, जो दीपक जी अभी कह रहे थे फूल, तो ये मेघालय के फूल दिल्ली में कितने महत्व रखते हैं उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जो दो सांसद इस समय पिछली लोकसभा में वहां से हैं, विंसेंट पाला और अगाथा संगमा, ये दोनों एक कांग्रेस से एक एनसीपी से, और ये दोनों केंद्र में मंत्री बने। तो महत्व देखिए इसका, इससे बड़ा महत्व है तुरा सीट से जो पीए संगमा साहब 8 बार के जो सांसद रहे, वो लोकसभा के स्पीकर भी 1996 में रहे। और अभी जो पिछला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें प्रणब मुखर्जी साहब के खिलाफ वो खड़े हुए। लेकिन उनको प्रमोट किसने किया? सबसे पहले उनके नाम का प्रस्ताव रखा एडीएमके और बीजू जनता दल ने, जो बाद में भाजपा ने उनको समर्थन दिया। तो ये मोदी साहब संगमा की मार्फत क्या उन दो क्षेत्रीय दलों को भी बाद में पकड़ने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। दूसरी चीज, मेघालय के महत्व में कहता हूं कि बगल की सीट जो दूसरी शिलोंग सीट है, वहां से जीजी स्वेल साहब भी 3 बार चुनाव जीते, वो 5 बार के लोकसभा सांसद थे। वो 1969 और 70 में और फिर 71 से 77 तक वो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे। यानी यहां पे एक सांसद स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर रहा है। और वो भी 1992 में शंकर दयाल शर्मा के खिलाफ राष्ट्रपति के चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। यानी यहाँ के दो नेता इस राज्य के जो अलग अलग सीटों से चुने गए हैं अलग अलग समय पर, वो दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए केंद्रीय राजनीति में। तो मेघालय की धमक केंद्र की राजनीति में कितनी बड़ी है वो आपको इससे अंदाजा लग जाता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अवधेश जी ये भी है कि बेटी को हटाकर खुद ही मैदान में कूद गए, जबकि उनकी बेटी का एक तो कम उम्र थी, सबसे कम उम्र में उनको मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था, हालांकि बाद में जिस वजह से भी उनको अलग होना पड़ा, लेकिन खुद मैदान में वो क्यों चले आए? देखो, 2014 का चुनाव जो है 2009 और 2004 से बिल्कुल भिन्न चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट को भी हमको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। अभी तक जो उत्तर पूर्व की राजनीति रही है वो कांग्रेस और मूलतः क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में रही है, जिनमें ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो कि वहां के एक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, रीजनल नेशनलिज्म, उससे वो पैदा हुए थे। तो इसमें क्या है, इस बार के चुनाव में आपको याद होगा कि पहले ही पीए संगमा ने लगभग 6 महीने बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी डिजर्व्स टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया था। तो वो इस बार जो समीकरण उनको दिख रहा है पीए संगमा को कि इस बार अगर हम केंद्र में आते हैं तो हमारी राष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका हो सकती है और उसके प्रभाव से हम राज्य में भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। विधानसभा में काफी कमजोर हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं
कि ये माने भाजपा और मोदी के जाने से जो है ना, पहली बार वहां के लोगों को एक नई दिशा में सोचने का अवसर मिला। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी करें उसके पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अरुणाचल प्रदेश में जहां लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, चूंकि अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय काफी हद तक शांत है, लोग सुबह सुबह ही अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन मणिपुर में दो सीटों के लिए 2 बार में वोटिंग होनी है। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा बलों को भी साफ साफ, लेकिन काफी ज्यादा उत्साह अरुणाचल प्रदेश के मतदाताओं में इस वक्त देखा जा रहा है। माना जा रहा है समय जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे लोगों की तादाद और ज्यादा बढ़ती भी चली जाएगी। अवधेश जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी वहां गए थे जी, तो सबसे पहले एक तो उन्होंने भारतीयता की बात की, नॉर्थ ईस्ट कैसे भारत से जुड़ा हुआ है, इसकी महत्ता कैसे है, इस पर उन्होंने बहुत भावनात्मक स्तर पर बात की। दूसरी जो उन्होंने ये किया कि जो स्थानीय संस्कृति है जी, उस पर काफी जोर दिया, उसकी महत्ता को स्थापित किया। तीसरी बार उन्होंने जो वहां के अलगाववादी आंदोलन है जी, उसको भी छुआ है कि अलगाववादी आंदोलन में क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे हैं, हम कैसे निदान करेंगे। चौथी बात कि वहां के विकास के, वहां के संसाधनों के अनुसार कैसे उपयोग करके और नॉर्थ ईस्ट इस देश के विकास का पहिया बन सकता है, ये उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके बात की है। उग्रवादी संगठनों से अपील की है विशेष तौर पर। और जो अरुणाचल है ना, देखो वहां बौद्ध समुदाय बड़ी भूमिका निभाता है और उन्होंने बौद्धों पर काफी केंद्रित किया था और सारा कुछ दिलाया था। तो मैं ये कह रहा हूं, जो जन समूह की प्रतिक्रियाएं थी वो दिखा रही थी कि वोट कितना देगा नहीं देगा, लेकिन एक आकर्षण हुआ है नई दिशा में। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इस बार सोचा है सीट में कितना कन्वर्ट होगा, लेकिन वोट में कुछ जरूर कन्वर्ट होगा। और पीए संगमा के जीत के आने से नागालैंड में जो नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ जो बीजेपी का गठबंधन है, वो केंद्रीय राजनीति में चुनाव के बाद निश्चित रूप से उसकी एक भूमिका होगी। हो सकता है सरकार गठन में भी उनकी भूमिका बिल्कुल। और अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए वास्तुशास्त्र का भी जिक्र किया था नरेंद्र मोदी ने और ये कहा था कि ईशान कोण है ये राज्य, और अगर ये खुशहाल रहेंगे तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। इस तरह से अपने आप को लोगों से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मानस बनर्जी, सीधा सा सवाल ये है, इस बात में तो दम है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से धुआंधार रैलियां की हैं, कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा पीछे रह गई है। इसी वजह से आज चर्चा मोदी की शायद ज्यादा होती है। हाँ इस बार में सबसे बड़ा मैं यह भी बोलना चाहता था जो वहाँ पे आसाम में नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम है, इशू है, ये हमारा जो मेनलैंड यहाँ का छोड़ के भी बहुत अलग है वहाँ पे। जैसे लोकल सेंटीमेंट जो है, प्लस आपको मान लीजिए मिलिटेंसी, जितना उग्रवादी समस्या वहाँ पे है जो इंडिया में कोई जगह में नहीं है। 27 उग्रवादी संगठन है नॉर्थ ईस्ट में, 27, जो होल इंडिया में सबसे ज्यादा संगठन है वहाँ पे। यार आप 2 जगह है, मणिपुर, नागालैंड, ये दोनों जगह में जब तक कोई उग्रवादी संगठन सबसे बड़ा जो है साथ नहीं देंगे तो कोई पार्टी जीत के आ नहीं सकता है। जैसे नेफ्यूरियो जी, इनका साथ पहले खापलांग, एनएसएन खापलांग था, अभी एनएसएन इशाक मुइभा उनका साथ जुड़ गया। तो ये जब तक इशाक मुइभा और एनएसएन समर्थन नहीं देंगे तो नेफ्यूरियो का भी वहां पे कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मणिपुर में भी ऐसे है, वो बांग्लादेश से जो है उग्रवादी संगठन है वहां पे आके हल्लाबाजी करते हुए विस्फोट करके भाग जाता है। फिर वहां अंदर में भी लड़ाई है, नागा का साथ इनका लड़ाई है, मणिपुरी का साथ। तो ये जो है मेघालय में एक चीज है, वो जातीय संघर्ष है, जो हमारा बोलते हैं जो एथनिक क्लासेस है। गारो लैंड मांग रहा है, वो हमें गारो लैंड दे दो, मेघालय काट के गारो लैंड चाहिए। तो गारो लोग अलग राज मांग रहा है। अभी सांगमा जी क्या करेंगे मुझे पता नहीं, उन एरिया के ज्यादा उसको गारो लैंड का वो डिमांड करने के वाला आदमी ज्यादा है, लेकिन सांगमा इज वेरी पॉपुलर, उनके जनाधार है, इन लोग सब प्यार करते हैं उनसे ज्यादा। तो अभी देखना पड़ेगा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेघालय तो नाम के वास्ते शिलोंग तक तो ठीक है, शिलोंग छोड़ के बाकी जगह में आप जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर परिकाठामो जोगाजोग व्यवस्था इतना खराब है, आप सोचेंगे कि कैसे सरकार चल रहा है। बहुत बुरी हाल है वहां पे, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो ये भी टैकल करना पड़ेगा। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा। तो अभी सांगमा जी क्या करेंगे मुझे पता नहीं। एक तो जातीय संघर्ष है और कम्युनिकेशन है सबसे बड़ा। जातीय संघर्ष, कम्युनिकेशन सबसे बड़ी समस्या है और इसके साथ ही समस्याएं स्थानीय स्तर पर कुछ और हैं, उस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकिए। 6 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। इंडिया न्यूज पर आप महा कवरेज देख रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई हैं। उनकी तस्वीरें, हालांकि बारिश भी हो रही है जिसकी वजह से छाता लेकर इन लोगों को आना पड़ा है, लेकिन कितना ज्यादा उत्साह इन लोगों में है
ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि 2009 में कांग्रेस पार्टी को इन 6 सीटों में से 4 सीटों में जीत मिली थी। कांग्रेस का उत्साह इस बार भी उतना ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियों से मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हमारी बड़ी बहस इसी विषय पर जारी है। रवि, एक बार फिर से हम अरुणाचल पर आ जाते हैं। अरुणाचल का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा था कि सबसे पहले सूरज यहां पर उगता है और गुजरात में जाकर अस्त होता है। इस तरह से लोगों को अपने आप से जोड़ने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। इसका कितना ज्यादा असर वहां के मतदाताओं पर? देखिए, शायद ये पहली बार है कोई ऐसा चुनाव जिसमें जो वहां के लोकल मुद्दे हैं या फिर जो उनकी जनभावना से जुड़ी हुई बातें हैं उनको छुआ गया है। और खासतौर पर मोदी ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, शायद क्योंकि उन मुद्दों को उन्होंने बार बार छुआ है। विकास की बात वहां पर की गई है। कनेक्टिविटी बहुत ही बड़ा इशू है खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके वहां तक जाने के लिए साधन नहीं है, रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है। उन्होंने विकास की बात की है, सुरक्षा की बात की है, चाय बागान के जो कर्मचारी हैं उनके लिए उन्होंने बात की है, और इसके अलावा जो घुसपैठ है उसको एक बड़ा मुद्दा माना है यहाँ पर। तो देखा जाए तो उन मुद्दों को छुआ गया है इस चुनाव में पहली बार में, जो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए। बिल्कुल, 1975 से कांग्रेस का गढ़ रहा है अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ 2004 में बीजेपी का वहां पर खाता खुला था, लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा? हमारे साथ सीधे इस वक्त मेघालय की तुरा सीट पर, जहां से अगाथा संगमा मैदान में है, वहां से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी पीए संगमा मैदान में है, वहां से जुड़ चुके हैं तमाल, हमारे सहयोगी। तमाल, ये बताइए कितना ज्यादा उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है वहां के मतदाताओं में? पिछले 1 घंटों में जो वोट प्रदान शुरू हुआ है तब से लेके लोगों की उत्साह झलक रही है रास्तों पे, पोलिंग बूथ में। अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, जो लाइन बढ़ती जा रही है, सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुआ है इस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में। ये एक वीआईपी पोलिंग बूथ है और कांग्रेस की जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 27 साल की डैरियन विलियम, वो इसी पोलिंग बूथ में वोट देंगे। और आप जैसे देख सकते हैं, जो पुरुषों से महिलाओं की लाइन लंबी है। कुल मिला के टूरा टाउन में 40,000 वोटर्स है और टूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओवरऑल 4 लाख से थोड़ी ज्यादा वोटर्स है। तो अभी वोटदान चल रही है और लोगों की उत्साह ऑफ कोर्स दिख रही है पोलिंग बूथों पे। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह तो महिलाओं में नजर आ रहा है। हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जो लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाओं की संख्या उसमें बहुत ज्यादा है। एकदम से ही ये ट्रेंड हम लोग असम में भी देखे थे। नॉर्थ ईस्ट की शायद यही ट्रेंड है, महिलाओं में वोट देने की जो इच्छा वो पुरुषों से ज्यादा है। शायद वो ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस है, इसीलिए हर पोलिंग बूथ में जो महिलाओं की लाइन है वो पुरुषों से लंबी है। एंड पहले बार 2009 में भी एक महिला कैंडिडेट भी थी, आगाथा संगमा, लेकिन इस बार उनकी पिताजी पीए संगमा कंटेस्ट कर रहे हैं एनपीपी पार्टी से, और उनकी चैलेंजर है कांग्रेस की 27 साल की डैरियन विलियम मोमिन। हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें, और इस वक्त हमारे साथ थांगसो बाइटे जी जुड़ चुके हैं बाहरी मणिपुर से, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, इस बार भी मैदान में हैं। थांगसो जी, किस तरह की उम्मीद आप लोग इस बार कर रहे हैं? Can you speak in English, please? Hello. जी, जानना Mr. Thangso, what are you expecting this time? Please speak in English. Can you hear me, please? It cannot audible. Please. No, my question is very simple. What kind of political performance you are expecting this time? We are going to participate any possible for the and none of the people that is Hello. चूंकि मौसम कुछ जगहों पे खराब है, आवाज साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा हम उनसे संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरह की उम्मीदें। मणिपुर की दोनों ही सीटों को कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था 2009 में। तमाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तमाल, अगर पीछे की तस्वीरें आप दिखा पाएं, और इस बार पीए संगमा ने मुकाबले को कितना दिलचस्प बना दिया है। चूंकि 8 बार से वो वहां पर सांसद रहे हैं, तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं वो?
एकदम से हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे जो लाइन इधर पे समय के साथ बढ़ती जा रही है और लोगों का जो उत्साह है बहुत ही ज्यादा है। ये उन लोगों की डेमोक्रेटिक राइट है और उस डेमोक्रेटिक राइट को वो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इसीलिए सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक लाइन बहुत ही लंबी हो जा रही है। और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में नहीं, ये तस्वीर हम लोग देखें हर एक पोलिंग बूथ में जो पीए सांगवा का बात आप छेड़ रहे हैं। पीए सांगवा का खुद का एक पॉपुलैरिटी है, वो 8 बार इधर के एमपी रह चुके हैं, वो मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर है और उनका एक अपना बैस्टियन है टूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमने देखा कि हमने पहले भी देखा कि पीए सांगवा 2004 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट के साथ लड़ने के बाद 2009 में अपनी बेटी के लिए उन्हें जगह छोड़ दिए और एनसीपी का टिकट से अगाथा सांगमा ने फिर से जीत गए थे टूरा कॉन्स्टिट्यूंसी। पर इस बार उनका टक्कर है 27 साल की डैरियल विलियम मोमिन के साथ, जो कांग्रेस की जो पोल प्लैंक है, जो यूथ डेवलपमेंट पोल प्लैंक है, उसके सहारे वो जीतना चाहते हैं। उनका उम्मीद है ये कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स को और यंग बनाना है तो शायद यंग पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल फ्रेम में आना पड़ेगा। और इसीलिए डैरियल का उम्मीद है कि लोग जो यंग वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो शायद उनको सपोर्ट करे और उनका जो यूथ डेवलपमेंट मॉडल है, एक साथ सबको लेके बढ़ने की मॉडल है, उस पर विश्वास करे। सो लोगों की किस तरफ वोट जाएंगे वो देखने के लिए हम लोग को मई 16 तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हम लोग को समझ में आ रहा है, जो गारो ट्राइब है, गारो ट्राइब का जो डिमांड है गारो लैंड, उसके आधार में पीए सांगमा का जो पोल प्लैंक है वो शायद गारो ट्राइब की जो बैस्टियन है उधर पे काम कर जाए। लेकिन जो थोड़ी ऊपर में, टूरा की थोड़ी ऊपर की तरफ जहां पे यंग अर्बन पॉपुलेशन की तादाद ज्यादा है, उधर पे शायद गारो लैंड की जो डिमांड है और गारो लैंड की जो पोल प्लैंक है वो शायद काम ना करे। उधर पे शायद कांग्रेस की जो यूथ डेवलपमेंट मॉडल है वो काम कर जाए। सो अभी पॉलिटिकल वेदर जो है मेघालय की वो एकदम डिवाइडेड है, एक तरफ सनी, एक तरफ ब्राइट। लेकिन किस तरफ सनी रहेगा, किस तरफ धूप रहेगा, किस तरफ बारिश होगा, ये देखने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा मई 16 तक। समय के हिसाब से मौसम का मिजाज बदलता भी है, लेकिन इस बार क्या लोगों का मिजाज बदला हुआ है? चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तमाल हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। फिर मतदान लगातार जारी है 4 राज्यों की 6 सीटों के लिए और हमारी बड़ी बहस भी सुबह 7 बजे से ही महा कवरेज इस इलेक्शन पर जारी है। लेकिन दीपक जी, दिलचस्प ये है अभी जिसका जिक्र भी कर रहे थे अनुज जी, मेघालय की सीट को पीए संगमा, अगर तुरा सीट वहां से लगातार वो अपना कब्जा बनाए हुए हैं, लेकिन 15 साल से कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, वहां पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए, ये बात है कि भले से तुरा के आसपास के इलाके और तुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत पक्की, मजबूत पैठ और पकड़ पीए संगमा की हो, लेकिन राज्य के अंदर बाकी इलाकों के अंदर कांग्रेस की बहुत मजबूत पकड़ है। वो अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बना लाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बना पाए। यही उनके मन की कसक रही। वो एनसीपी में गए, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ झंडा भी बुलंद किया, उन्होंने ये आवाज भी उठाई कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष या फिर देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। इस बात को लेकर अमर अकबर एंथनी यानी शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा कांग्रेस पार्टी से अलग हुए। उसके बाद देश में राजनीतिक बवाल मचा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पीए संगमा को ऐसा लगता है कि उनको जहां पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए। अगर पीए संगमा कांग्रेस के अंदर होते तो उनको लगता है कि शायद वो राष्ट्रपति होते या फिर किसी और बड़े ओहदे पे बैठे होते, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को इतना आगे बढ़ा लिया था। तो मुझे लगता है कि संगमा 2014 के जरिए, चुनाव के जरिए अपने आप को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ वो बैक बर्नर में चले गए थे 2009 के चुनाव में कि नहीं, अब बेटे और बच्चों को आगे बढ़ाना है, लेकिन राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा फिर से जागी है और 2014 के अंदर वो फिर से खड़े हुए हैं और फिर से अपने आप को पॉलिटिकल रूप से री इन्वेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य की राजनीति में अब अपनी बेटी के कद को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस पर भी हम चर्चा करें।